कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बायो के लिहाज से बता रहा हूं। तो वो हमारे पास क्या रिलीज होता है, पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। दो फॉस्फेट हमारे पास जो है वो रिलीज होते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। वाटर की जगह वहां पे एक्चुअल में क्या है, हमारी डीएनए के अंदर जब हमारा डीएनए बन रहा है या हमारा आरएनए बनता है तो वहां पे पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है, और उससे जो हमारे पास एनर्जी आती है वो एनर्जी इस फॉस्फोडाइस्टर को बॉन्ड को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो हमें एएमपी या जीएमपी या सीएमपी की फॉर्म में नहीं मिल रहा, मोनोन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि वो हमारे पास ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में मिलता है। तो उसके दो फॉस्फेट अलग किए जाते हैं, ठीक है। ये फॉस्फेट फिर आगे कहां जा रहे हैं उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये बात रखना कि बायो में H2O रिलीज, ये मतलब वैसे अगर केमिस्ट्री में उठा के दोगे तो फॉस्फोडाइस्टर के दौरान जो है H2O ही रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में H2O के साथ साथ पायरोफॉस्फेट का जो ग्रुप है वो रिलीज होता है, और उस रिलीज होने के बाद ये हमारे पास बॉन्ड जो है वो बन जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, और इस तरीके से हमारे पास पॉलीमराइजेशन होती है। ये तो हमने दो न्यूक्लियोटाइड कंसीडर कर लिए ना, यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा तो वो भी इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये और न्यूक्लियोटाइड आएगा तो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये तो बात हो गई यहां तक। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे हमने आरएनए और डीएनए को कंसीडर करना है, तो उसके हवाले से काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इंपॉर्टेंट बातें क्या है, बिलफर्ज हमारे पास एक लंबी सी चेन है। क्या है हमारे पास? एक लंबी सी चेन है। मैंने सिर्फ दो न्यूक्लियोटाइड्स कंसीडर किए हैं। समझ लो कि यहाँ पे बीच में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, लेकिन जितने भी लंबी चेन होगी वहां पे अगर हम उसका सबसे पहले वाला न्यूक्लियोटाइड कंसीडर करते हैं, जैसे ये वाला सबसे पहले वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये कंसीडर करते हैं, तो इस न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 जो है वो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। एक पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी भी एस्टर बॉन्ड बना सकता है। सो इसका इस वाले न्यूक्लियोटाइड का जो 3 नंबर पे कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री है। वो क्या है हमारे पास? फ्री है। तो इसकी वजह से इस वाले कोने को, इस वाले न्यूक्लियोटाइड को हम बोलते हैं 3 प्राइम एंड या 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड, ठीक है। इसको दोनों बोल सकते हैं, 3 प्राइम एंड इसको बोलते हैं। सिंपली क्या बोलेंगे? 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड का मतलब क्या है कि उस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अभी फ्री है और उन्हें किसी दूसरे बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया हुआ। सो दिस विल बी 3 प्राइम एंड। अगर हम आखिरी वाले को देखते हैं, किसको देखते हैं? बीच वाले तो सारे यूज होंगे, पांचवा भी यूज हो रहा है, तीसरा भी यूज हो रहा है, तब जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, लेकिन सबसे आखिरी वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उस पे अगर हम गौर से देखते हैं तो कार्बन नंबर 3 जो है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के तो ये बॉन्ड बना होगा, लेकिन कार्बन नंबर 5 पे, किस पे? कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट का ग्रुप है, कार्बन नंबर 5 पे क्या है? जो फॉस्फेट का ग्रुप है उसने अभी किसी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया। सो आखिरी वाले न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर 5 है उस पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है, इसलिए उस कोने को हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड। उस कोने को क्या बोलते हैं हम? 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड का मतलब क्या है कि इस वाले सीक्वेंस में जो 5 प्राइम है उस पे फॉस्फेट ग्रुप है, जो कार्बन नंबर 5 है आखिरी न्यूक्लियोटाइड का, उसका फॉस्फेट ग्रुप अभी फ्री है। उसका फॉस्फेट ग्रुप क्या है? अभी फ्री है। तो ये व्हाट इज 3 प्राइम एंड एंड व्हाट इज 5 प्राइम एंड, ये चीज यहां पे समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जितने भी तुम लोग, चाहे बिलफर्ज में एक डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, हम उसमें कहते हैं कि हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, दूसरा यहां से उल्टा होता है, एक 3 to 5 होता है, दूसरा 5 to 3 होता है, मतलब एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री आ रहे होते हैं। तो ये व्हाट इज 3 प्राइम, व्हाट इज 5 प्राइम, ये चीज मैंने बता दी कि 3 प्राइम का मतलब क्या कि यहाँ पे जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 जो कार्बन नंबर 3 है वो फ्री है, और उसका जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है। इसी तरीके से इस स्ट्रैंड में क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास आखिरी न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पे हमारे पास पहला न्यूक्लियोटाइड है। तो ये चीज समझ आ गई कि व्हाट इज 3 प्राइम एंड एंड व्हाट इज 5 प्राइम एंड। ये बात, एक और कॉन्सेप्ट यहां से बीच में निकलता है, याद रखना, जितना भी लंबा तुम लोगों का न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है, उसमें अगर गौर से देखें तो इस फॉस्फोडाइस्टर के बाद दौरान आपको ये ऑक्सीजन जो है नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। ये वाला ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगा? नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। नेगेटिव फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो इसी मॉलिक्यूल को, बिलफर्ज 2 न्यूक्लियोटाइड का एक मॉलिक्यूल है, उस पे नेगेटिव चार्ज है, उस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये तो मैंने एडेनिन गुआनिन कंसीडर किया ना, बिलफर्ज एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन थाइमिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन एडेनिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, थाइमिन थाइमिन एडेनिन, एडेनिन और ये फिर एडेनिन,
ठीक है, एक लंबे से, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में पॉलीमराइज हुए हैं। कैसे हुए हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से। ये एडेनिन एडेनिन आपस में जुड़ा, वो इस बेस पे हम इसको नाम दे रहे हैं कि ये जैसे एडेनिन और गुवानिन आपस में जुड़ा हुआ है, तो वो उसमें भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, यहां पर फिर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो O नेगेटिव है वो तभी फ्री आपका बच रहा है ना, इधर से क्या हो रहा है, बच रहा है, तो ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो आप लोगों का न्यूक्लिक एसिड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और यही रीजन है कि तुम लोगों को पढ़ाया जाता है कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्यों नेगेटिवली चार्ज्ड है? ड्यू टू फास्फेट ग्रुप, उसके बैकबोन में फास्फेट का ग्रुप है, और फास्फेट का ग्रुप बजाते खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसी वजह से जो डीएनए का ओवरऑल मॉलिक्यूल होता है, अब इस तरह लंबे इसको करते जाओ, ये आपका डीएनए बन तो रहा है, क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। तो ओवरऑल जो डीएनए है वो आप लोगों का नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्यों नेगेटिवली चार्ज है? ड्यू टू द फास्फेट ग्रुप, और वो जो फास्फेट ग्रुप है वो भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है, तो बॉन्ड टूट भी नहीं सकता क्योंकि उसकी बैकबोन में रहा है। ओरिजिनल जो डीएनए के मॉलिक्यूल बन रहे हैं वो ड्यू टू दिस बॉन्ड बन रहा है, तो उस पर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल कहते हैं डीएनए को। दैट इज द रीजन वी कॉल डीएनए एज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। और इसका एक और रीजन है, काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं तुम लोग पढ़ लोगे, अभी सिर्फ जहन में रखो, या तुम लोगों ने वही उसमें से कुछ करना जो तुम लोगों की बुक्स में लिखा है। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं ओवरऑल सारी चीजें बता दूं जो तुम लोगों की बुक्स में है, उनको तुम याद रखो, जो बुक्स में नहीं है उसको एज अ कॉन्सेप्ट समझ लो। तो ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड है। यही डीएनए, ये बिलफर्ज डीएनए है, उसके अंदर ये वाला सीन, सारा सीन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये हमारे पास रैपिंग होगी हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द, किसके गिर्द, हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द, हिस्टोन प्रोटीन एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, उस प्रोटीन के गिर्द हमारे पास ये इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन का एक गोला होता है, उसके गिर्द जो डीएनए है वो रैप अप करता है। क्या करता है? रैप अप करता है। उसके बाद उसके 2 चक्कर काटता है। तो वो 2 चक्कर क्यों काटता है? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव है, डीएनए नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। वो इस वजह से करते हैं क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, वो यहां पे आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो पॉलीमराइज हो रहा होता है, उसमें एडिशन हो रही होती है। जैसे हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इंपॉर्टेंट चीज थी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बन रहा है। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि बायो में और केमिस्ट्री के फास्फोडाइस्टर में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि बायो में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम उस तरीके से भी काम नहीं करते जिसमें प्रॉपर केमिस्ट्री काम करती है, वहां पे थोड़ी सी चेंजिंग होती है। जैसे कि पायरोफॉस्फेट वाले सिस्टम, क्यों वो 2 फास्फेट रिलीज करता है? क्योंकि उसको रॉ मटेरियल में मिलता ही एटीपी है, या उसको एनटीपी मिलते हैं, उसको कोई मोनो फास्फेट नहीं मिलते, ट्राईफॉस्फेट मिलते हैं, तो उसको 2 फास्फेट निकालने पड़ते हैं, उससे एनर्जी आती है, उस एनर्जी से वो न्यूक्लियोटाइड जो है फॉर्मेशन हो रही होती है, उसकी पॉलीमराइजेशन हो रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, उसके बाद और क्या है, 5 प्राइम क्या होता है, 3 प्राइम क्या होता है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये जो हमारे पास लेक्चर है समझ आ गया। मुझे पता है ये काफी पार्ट्स में आता है आपके पास, हालांकि मैं जो रिकॉर्ड है वो एक ही दिन में करता हूं, मतलब एक ही सिटिंग में होती है, लेकिन फिर इसको जो है ना वो नशर हम पार्ट्स में करते हैं। तो ये जो हमारे पास 2-3 पार्ट्स होती है, 2-3 पार्ट्स याद रखने, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब तो पहले पार्ट से लेकर आखिरी पार्ट तक देखोगे तो सारी चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड समझ में आ जाती है कि अच्छा ये सारा काम ऐसे हो रहा है। तो आज हमारे पास था एटीपी क्या होती है, एनएडी क्या है, मेन मकसद क्या है। देखो हम न्यूक्लियोटाइड से जा रहे थे, पहला मोनोन्यूक्लियोटाइड डिस्कस किया जिसमें एटीपी थी, फिर हमने डाइन्यूक्लियोटाइड डिस्कस किया जिसमें एनएडी था। तो वो बताने का मकसद क्या था कि ये हमारे पास पॉलीमराइज हो सकते हैं। उसके बाद हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड को डिस्कस किया कि हमारे पास जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, डीएनए और आरएनए हमारे इंपॉर्टेंट है, तो हमने उसी को लेकर कंसीडर करना है आगे। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डीएनए क्या है या फिर उसके बाद आरएनए क्या है, उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है। तो होप्स हो कि आप लोगों को काफी सारी बातों का समझ जो पता है वो चल गया होगा और बहुत सारी बातें समझ आ गई हैं। फिर से बता रहा हूं, मैं यहाँ पे जो है बोलता, कोशिश मेरी होती है कि कोई पॉइंट जो उससे रिलेटेड हो वो मिस ना हो जाए। बाज बोर्ड्स के बुक्स में, बाज कंट्रीज की बुक्स में मतलब कुछ और लिखा होता है, बाज में कुछ और लिखा होता है, मतलब सेम लिखा होता है लेकिन इंफॉर्मेशन किसी में ज्यादा दी होती है, किसी में कम दी होती है, किसी में एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, किसी में कम है। तो इस वजह से याद तुम लोगों ने वही इस लेक्चर से करना है जो तुम लोगों के लिए जरूरी है, जो तुम लोगों की बुक्स में कहीं ना कहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ ये इशू होता है कि कॉन्सेप्ट से चीज समझोगे तो फिर वो चीज याद रखना भी इजी हो जाती है और उसमें बहुत सारी और बातों का समझना
आसान हो जाता है। तो इस वजह से हमारे लेक्चर जो है वो थोड़े से लंबे होते हैं लेकिन थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो क्या करोगे, वो जो बटन दिख रहा है ना उसके साथ कुछ गड़बड़ कर दो, लेकिन उसको वो लाल लाल नहीं रहना चाहिए, उसको किसी और रंग में तब्दील कर दो। और मुझे दुआओं में याद रखो और अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।